Hello my dear students, welcome to my channel Dikshit sir. I am Sir Dikshit and we are going to read about power. My dear students, हमने अपने पिछले लेक्चर्स में वर्क, एनर्जी के बारे में पढ़ लिया था. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, हमने वर्क और एनर्जी दोनों के बारे में पढ़ लिया था. आज हम पढ़ने वाले हैं पावर. ठीक है, इस पूरे फर्स्ट बुक के सेकंड लास्ट लेक्चर में. सेकंड लास्ट क्यों? क्योंकि पावर के बाद हमें कॉलिजन पढ़ना है. ठीक है, तो पावर पहले पढ़ लेते हैं. ये सेकंड लास्ट टॉपिक है ऑफ फर्स्ट बुक ऑफ क्लास 11th माय डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पावर. माय डियर स्टूडेंट्स, समझिएगा, रोज की तरह पहले हम बताएंगे कि पावर क्यों जरूरी है समझना. ठीक है, क्या होता है और ये कहां से आया. ठीक है, रोज की तरह इन 3 प्रश्नों का उत्तर. सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, पावर जो है, आपने अभी तक वर्क पढ़ा W इज इक्वल टू F यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, एनर्जी पढ़ा. ठीक है, कैपेसिटी टू डू वर्क. ठीक है, इसमें आपने देखा दोनों में कि कुछ चीज एब्सेंट थी, कुछ चीज मिसिंग थी. वो चीज क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? आपके लाइफ में अगर एक चीज मिसिंग हो जाए, क्या? टाइम मिसिंग हो जाए तो एवरीथिंग क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? डिसअपॉइंटेड हो जाएगा. सब चीज खराब, सब चीज बेकार, कुछ भी करने का कोई मतलब नहीं. यानी कि इसमें टाइम नहीं है, इसमें टाइम नहीं है. अब देखना, इस चीज को लाना जरूरी क्यों पड़ा? टाइम की वजह से. पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया. जरूरी क्यों है? टाइम की वजह से. दूसरी बात, होता क्या है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप पावर पढ़ेंगे, ठीक है, पावर, तो पावर में बताया जाएगा कि क्या होता है. जो कि पावर है वो वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम चलता है या फिर बतलाता है. ठीक है, चलता है या फिर बतलाता है. अगर हम क्या करें माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बताना चाहें कि क्या, एक टाइम हमने बताया और वर्क हमने बताया. ठीक है, सिंपल सी बातें हैं. टाइम हमने बताया, वर्क हमने बताया, यानी कि कुछ क्या कर रहे हैं, डेफिनेशन मिसिंग कर रहा है. वो चीज क्या होगी? द टाइम रेट, ध्यान दीजिएगा, ऑफ डूइंग वर्क. जिस टाइम में हम उस वर्क को कर रहे हैं, समझ में आया? जिस टाइम में हम उस वर्क को कर रहे हैं, दैट इज नोन एज पावर माय डियर स्टूडेंट. दैट इज नोन एज शक्ति, स्ट्रेंथ. दैट इज द पावर, द टाइम वर्क ऑफ डूइंग. ठीक है, द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क. इतना समझ में आया? क्या, व्हाट इज पावर? सिंपल सा, द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर. द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर. ठीक है स्टूडेंट्स, अब समझिएगा. अब चलते हैं, बात करते हैं किसकी? इसके फंडामेंटल यूनिट्स की. मतलब, अरे सर जी, एसआई यूनिट क्या होता है? ये देखो, पावर का एसआई यूनिट होता है वॉट. पढ़ा ही होगा, इतने वॉट का बल्ब है, इतने वॉट का बल्ब है, बचपन से पढ़ रहे वॉट. ठीक है, ये क्या होता है? 1 वॉट इज इक्वल टू होता है 1 जूल पर सेकेंड. 1 वॉट इज इक्वल टू होता है 1 जूल पर सेकेंड. ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अब देखना, अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट होता है 1 अर्ग पर सेकेंड. ठीक है, अगर इसको ऊपर हटाते हैं तो -1 ऊपर लग जाता है. ठीक है, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला. ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 अर्ग पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 अर्ग अपान में 1 सेकेंड, ऐसे लिख लो. ठीक है, तो ये फंडामेंटल यूनिट होता है. क्या? एसआई यूनिट होता है वॉट, सीजीएस यूनिट होता है अर्ग पर सेकेंड. अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज माय डियर फ्रेंड्स, ये अगर हम पूछे कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, बताइएगा. पावर क्या है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? मैक्सिमम लोग कहेंगे ये वेक्टर क्वांटिटी है. ऐसा क्यों? मैक्सिमम लोग कहेंगे. आपको यहां पे हमने बताया W/T. ठीक है,
W अपॉन टी। आप सोच रहे हो यहाँ पे F इंटू यस रख दें अपॉन टी, वेक्टर अपॉन वेक्टर, वेक्टर इंटू वेक्टर, ठीक है। क्या फोर्स इंटू वेलोसिटी आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा वेक्टर, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम फर्स्ट फॉर्मूले को ही मानेंगे। क्या, यहाँ पे देखना, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। दरअसल ये पावर एवरेज होता है, तब ऐसा लिखा जाता है। PAV इज इक्वल टू होता है क्या, W अपॉन टी। ये देखना, वर्क क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, टाइम क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, दे बोथ आर स्केलर, इसलिए क्या हो जाएगा, पावर जो है स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। पावर क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। अगर आपसे पूछ दे व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ पावर, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ पावर, अब बताना। वर्क का क्या था, MLT, ML2T माइनस 2, ये था ML2T माइनस 2, अपॉन में एक और T आ गया। अब देखना ये -1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पावर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, क्या, ML2T माइनस 3 हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। समझिए क्या ये क्या है, नीचे -1 है, ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, केवल -1 होगा। क्या होगा, -1 होगा, यानी कि ML2T माइनस 1, ML2T माइनस 1 क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पावर। इतना समझ में आया, ध्यान से देखिएगा। पावर क्या होता है, ठीक है, किनकी वजह से आया, वर्क और एनर्जी की वजह से, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। डेफिनेशन क्या था, द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट क्या हो गया, 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 सेकेंड, ठीक है। ऐसा यूनिट वॉट, सीजीएस यूनिट अर्ग पर सेकेंड, डायमेंशन फॉर्मूला ML2T माइनस 1। इतना क्लियर, ये बेसिक चीजें हैं पावर के बारे में, ठीक है माय डियर, बेसिक चीजें थी पावर के बारे में। अगर हम क्या करें, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पावर की बेसिक चीजें थी जो कि हमने आपको बताया। अब हम क्या करते हैं, पावर में हम आगे बढ़ते हैं और समझेंगे कि आइंस्टीन बाबा ने जो अपनी थ्योरी दी थी E इज इक्वल टू mc², ठीक है, वो कैसे आया, समझिएगा। ये क्लास 11th में ही बताया गया है कि E इज इक्वल टू mc² कैसे आया था, फिर आपको बाद में ये MSc में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, बाद में MSc में पढ़ाया जाएगा। अब देखना, हमने बात किया था, ध्यान देखना थोड़ा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बाद में हमने बातें की थी, ठीक है। अभी हमने बताया कि पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। अब देखना, इन दोनों फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू क्या, वर्क यहाँ पे फोर्स इंटू, अब देखना इन दोनों को डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखो, चाहो तो आप लिमिटेशन लगा के लिख सकते हो, लिमिट t टेंस टू 0 करके लिख सकते हो, ठीक है, वो बहुत ब्रॉड हो जाएगा। आइए सिंपल में करते हैं, क्या, ds अपॉन dt, ठीक है सर जी, ये क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी दोनों हो गया। अब देखना P यानी कि पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू, ये क्या होता है ds अपॉन dt क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये होता है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी। ये आ गया फॉर्मूला, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी दैट इज द पावर माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये सेकंड फॉर्मूला होता है, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था ऑफ पावर का, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, पावर का फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला। इन दो फॉर्मूले पर क्वेश्चन आता है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब देखना, अगर आपसे कोई न्यूमेरिकल पूछ दे, जैसे कि चलिए हम जेईई मेंस का एक क्वेश्चन लगा देते हैं आपके सामने, जेईई मेंस का एक क्वेश्चन लगा देते हैं, ठीक है, अपने मन से नहीं, इस बुक में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखना, दिया हुआ है अ मैन ऑफ मास 60 kg, ठीक है, एबीसी मॉडल की बुक है, मास दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स 60 kg, ठीक है। अब दिया है अप फ्लाइट ऑफ 30 स्टेप्स, कितने दिया है, स्टेप्स दिया है 30 स्टेप्स, और इन 40 सेकेंड्स टाइम दिया हुआ है 40 सेकेंड्स में, ठीक है।
अब कह रहा है इफ ईच स्टेप इज 20 सेंटीमीटर हाई, 20 सेंटीमीटर का ईच स्टेप है, तो पूछ रहा है कैलकुलेट द पावर ऑफ मैन। अब बताइए कि उस मैन के पास कितना पावर लगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा है पावर इज इक्वल टू हाउ मच। ये किसका क्वेश्चन है? जेई मेंस का। कब आया था? ये आया था 2003 में, ठीक है, 2003 जेई मेंस का क्वेश्चन है। अब देखना, मास इज इक्वल टू हम जानते हैं 60 kg। स्टेप देखना, ये कितना हो जाएगा? 2 3 6, ये सेंटीमीटर में है, मीटर में लिखेंगे तो 6 मीटर, ठीक है। अब देखना डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर ये हो गया और टाइम इतना दिया हुआ है। अब देखना P इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है? फोर्स कितना? 60 इंटू 9.8 होगा। क्यों सर जी? मास m इंटू जी, mg इज इक्वल टू फोर्स होता है ना, F इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, तो फोर्स इंटू क्या, ये 6 मीटर होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा? देखो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। P इज इक्वल टू वर्क था तो वर्क को लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। देखना फोर्स इससे निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इससे टाइम दिया हुआ है, ठीक है, पुट कर देंगे, सिंपल सी बात। फोर्स हमने पुट किया इंटू डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर था अपॉन टाइम कितना है 40 सेकेंड्स, तो सेकेंड्स में रहने दो या फिर 0.4 कर लो सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, यू विल गॉट योर आंसर। तो ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, सिंपल फॉर्मूले पे पुट करना था। किस पे? वही वर्क वाले पे, P इज इक्वल टू W/T पर। अब W इज इक्वल टू F इंटू S होता है, ये आप सब जानते हैं, ठीक है। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन था, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आप कैलकुलेशन हम सॉल्व करें फिर वी गेट लॉट्स ऑफ टाइम ये, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उस थ्योरी की जो थ्योरी बेहद जरूरी है, समझिएगा। बात करते हैं इक्विवेलेंस आइंस्टीन थ्योरम की। देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, जब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का एक ग्राफ बना, कैसा ग्राफ? ये कुछ ऐसा, ये था x इज इक्वल टू माइनस आर में यानी कि नेगेटिव साइड, ये x इज इक्वल टू प्लस आर में यानी कि पॉजिटिव साइड। ये जो चीज थी ये था क्या? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये जो चीज थी ये क्या था? डिस्प्लेसमेंट। अप साइड में जाएंगे तो ये था एनर्जी, क्या था? एनर्जी, ई लिख देते हैं, ठीक है। अब देखना इस ग्राफ में शो किया गया था सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी, तो कुछ ऐसे डॉटेड स्ट्रक्चर बनाकर ये काइनेटिक एनर्जी को शो करता था। फिर पोटेंशियल एनर्जी एल्टीट्यूड में होता है तो ऐसे पोटेंशियल एनर्जी, और इसमें कहा गया था काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ kr², ये r जो है हाफ kr² या फिर इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी। ये ग्राफ जब बना तब आइंस्टीन बाबा ने कहा पहली थ्योरी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का नाइटर विकेटेड नॉट डिस्ट्रॉयड से निकला क्या? E जो है वो मास और स्पीड ऑफ लाइट दोनों को बिलोंग करती है। ये उन्होंने अपनी पहले रिजल्टेंट प्रिंसिपल में कहा। दूसरा में उन्होंने कहा, अभी उन्होंने नहीं बताया कि क्या हो रहा है, इन्होंने कहा ये बिलोंग करती है। दूसरे में उन्होंने कहा कि वो पोजीशन और मोमेंटम से बिलोंग करती है, ठीक है। दूसरी थ्योरी में उन्होंने कहा कि वो पोजीशन और मोमेंटम से बिलोंग करती है। क्यों? क्योंकि सर जी काइनेटिक एनर्जी है, मोशन में बॉडी है, पोटेंशियल एनर्जी है, स्टेशनरी में बॉडी है, ठीक है। दोनों में से कोई एक वैल्यू 0 होता है मैक्सिमम केसेस में, इसलिए ऐसा पोजीशन और मोमेंटम का एक वेक्टर बनाया गया, ठीक है। एट लास्ट तीसरी बार रिजल्टेंट जो आया उनका
तो उन्होंने ये सेटिस्फाई किया माय डियर स्टूडेंट कि जो एनर्जी होता है वो होता है mc², E इज इक्वल टू mc²। और ये प्रिंसिपल माय डियर स्टूडेंट्स 1905 में आया था माय डियर स्टूडेंट्स, जब भारत में बंगाल विभाजन चल रहा था। याद रखिएगा, ऐसे याद रखिए, ठीक है। बंगाल विभाजन कब हुआ था, ठीक है, बंगाल विभाजन 1905 भारत में, ये याद रखिए। जब बंगाल विभाजन हुआ था तभी आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी E इज इक्वल टू mc² को दिया था, ठीक है। E इज इक्वल टू mc² की थ्योरी 1905 में आई और उन्होंने इन सब सेटिस्फाई करने के बाद उन्होंने कहा कि जो E इज इक्वल टू mc² है वो मास पर परफेक्टली यानी एब्सोल्युटली बताएगी कि जो उसका स्पीड ऑफ लाइट है स्क्वायर टाइम्स दोनों का मल्टीपल एनर्जी यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिनोट करेगा, ठीक है। और इसी थ्योरी को कहा गया इक्विवेलेंस आइंस्टाइन थ्योरम। क्या कहा गया, इक्विवेलेंस आइंस्टाइन थ्योरम, E इज इक्वल टू mc², ठीक है। आप इसके रिलेशन भी क्लास 12th में पढ़ेंगे, क्लास 12th में इसको प्रूव कराया जाएगा, ठीक है। तो अभी समझिए कि इक्विवेलेंस ऑफ आइंस्टीन थ्योरम क्या था। सिंपल सा, मास और स्पीड ऑफ लाइट दोनों के बीच का जो रिलेशन बताया गया एनर्जी के थ्रू, वो क्या था माय डियर स्टूडेंट, इक्विवेलेंस आइंस्टीन थ्योरम था। किसका, एनर्जी का। इसको क्या कहते हैं, एनर्जी इक्विवेलेंस लिख लेते हैं पूरा, क्या, एनर्जी इक्विवेलेंस आइंस्टाइन थ्योरम, ठीक है। ये समझ में आया। इस बात को मत भूलिएगा कि 1905 में आया था, क्योंकि कभी कभी 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, किसमें ध्यान देना, आपके 12th एग्जाम में 1 लीनियर क्वेश्चन कभी कभी आता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन, जैसे कि अभी ट्रिक मारने वाला आया था 20 में, तो ऐसा क्वेश्चन आया था 1 मार्क्स में, ठीक है। आपसे एनडीए में क्वेश्चन पूछता है, एनडीए में सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, E इज इक्वल टू mc² की थ्योरी किसने दी थी, आइंस्टाइन ने। ये बच्चा जानता है कब आया था, इसलिए पूछता है क्या, कब आया था, ठीक है। आपके जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछता है, लेकिन वो पूछता है कि E इज इक्वल टू mc² किसके बीच का रिलेशन है, तो आप कहेंगे मास और किसके, स्पीड ऑफ लाइट के, स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के, ठीक है। इसमें घटा बढ़ा के पूछता रहता है क्वेश्चन जेईई मेंस एडवांस में, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस, ये जो मेनली थ्योरम था वो पूछा जाता है मैक्सिमम क्वेश्चंस में। और इस इक्वेशन को माय डियर स्टूडेंट्स फिजिक्स के सबसे अच्छे इक्वेशंस में से एक माना जाता है, क्योंकि ये इक्वेशन पूरे फिजिक्स को डिनोट करने के लिए काफी होता है, ठीक है। ये पूरे फिजिक्स को डिनोट करने के लिए, खास करके जो मैकेनिक्स पोर्शन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो हमने आज पढ़ा, एक शॉर्ट में बता देते हैं, ठीक है। हमने आज पढ़ा माय डियर स्टूडेंट्स वर्क, एनर्जी और पावर खत्म कर लिया। वर्क पढ़ाए थे, एनर्जी पढ़ाए थे, आज हमने पावर पढ़ाया, ठीक है। तीनों के बीच का एक ग्राफ बना के आपको दिखाया था अभी, ठीक है। एनर्जी देखो, एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल होगा तभी वर्क डन को सेटिस्फाई कर सकते हैं, और इसको सेटिस्फाई किया तो पावर बना, और पावर बना तो हमारे आइंस्टीन बाबा ने 1905 में E इज इक्वल टू mc² फॉर्मूला दिया, जिसपे पूरा मैकेनिक्स माय डियर स्टूडेंट्स डिपेंड करता है। अब देखना, ये तीनों थ्योरी वर्क, एनर्जी और पावर को आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन एनर्जी से पूछा जाएगा, और उसमें भी काइनेटिक एनर्जी से पूछा जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन तीनों में से एनर्जी पर, एनर्जी में सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी पर, ठीक है, हाफ mv²। ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। P इज इक्वल टू W/T, ये फॉर्मूला याद रखो, और वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला, ये 3 फॉर्मूला, ठीक है, याद रखो। इन तीनों के थ्रू E इज इक्वल टू mc² याद रखो, और आप अब फर्स्ट बुक को पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स। हमने फर्स्ट बुक का पूरा लेक्चर आपकी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेकंड बुक के साथ आएंगे एक बेहद ही अच्छे टॉपिक्स के साथ, क्योंकि उसमें है थर्मोडायनेमिक माय डियर स्टूडेंट्स, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट।